विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, राहुल गांधी पहली बार पहुंचे जम्मू कश्मीर प्रचार करने के लिए। बताएंगे कौन कौन से बड़े मुद्दे उनकी ओर से उठाए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में आरक्षण को लेकर भाजपा के प्रोपोगेंडा पर भी करारा जवाब दिया है उन्होंने। इसी के साथ में अमित शाह ने बताया क्यों खट्टर को हटाना पड़ा। बताएंगे अमित शाह के बयान से उल्टा बीजेपी और फंसने वाली है। दोस्तों इसी के साथ में जिस कांग्रेस पार्टी के नेता को परेशान करने के लिए ईडी के केस दर्ज किए गए थे, आखिरकार कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। बताएंगे कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हरियाणा के चुनाव से पहले ईडी ने बरी कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ में एक बड़े सर्वे के अंदर भारतीय जनता पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय कहा जा रहा है। बताएंगे किस तरीके के समीकरण है जो अच्छा चलता हूं वाले मीम लगा रही है कांग्रेस पार्टी। इसी के साथ में कुमारी सैलजा को लेकर भाजपाइयों के द्वारा की जा रही तैयारी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। दोस्तों बताएंगे कुमारी सैलजा ने ऐसा क्या कहा है, कट्टर कांग्रेसी की तरह भाजपा को दिया है करारा जवाब। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चारों राज्यों के अंदर चुनाव में परिवर्तन डंके की चोट पर होने वाला है, हरियाणा सबसे पहले परिवर्तन करेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय भारत का संविधान और हरियाणा मांगे परिवर्तन जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जैसे ही राहुल गांधी अमेरिका के दौरे को खत्म करके दिल्ली पहुंचे, वैसे ही उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर का दौरा करने का फैसला लिया। राहुल गांधी 2 जगह रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जो मुख्य बातें उनके भाषण से निकलकर सामने आई है, उन्होंने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली यानी मानसिक रूप से तोड़ दिया है, ये हमने नफरत से नहीं मोहब्बत से किया है। राहुल गांधी इसके बाद जातीय जनगणना को लेकर भाजपा के प्रोपेगेंडा पर भी जोरदार निशाना साधा है। बताएंगे और क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों के साथ में हरियाणा के दौरे पर थे अमित शाह, लेकिन इस दौरान फतेहाबाद के टोहना और यमुनानगर के अंदर सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई चल रही है। सुरजेवाला ने तो नए कपड़े सिलवा लिए हैं, पिता पुत्र भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को हटाए जाने पर बार बार मीडिया और जनता सवाल पूछ रही है, तो अब जाकर अमित शाह ने इसका जवाब दिया है। दोस्तों अमित शाह ने एक छोटी सी बात कही है कि अब उनका टाइम हो गया था, इसलिए उनको पद से हटा दिया गया है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अमित शाह ने यह दावा करते हुए लोगों से वोट की अपील की है। दोस्तों यानी आप समझ सकते हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर का टाइम हो गया था इसलिए हटा दिया गया। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि टाइम का क्या मतलब होता है। क्या नरेंद्र मोदी अब 75 वर्ष के होने वाले हैं तो अगले साल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या उसे टाइम होना बोलते हैं, या फिर केवल ये मोदी और शाह को छोड़कर भाजपा के अन्य नेताओं पर नियम लागू होता है कि टाइम हो गया? बाकी बीजेपी के नेता अमित शाह, मोदी चाहे कितनी भी उम्र के हो किसी भी बड़े पद पर रह सकते हैं। अमित शाह ने हालांकि इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, केवल इतना कहा कि टाइम हो गया। आपको क्या लगता था दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा क्यों मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया है। और अमित शाह के द्वारा यह कहना कि कांग्रेस पार्टी की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हरियाणा में लग रहे हैं, क्या आपको भी नहीं लगता कि यह साफ तौर पर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के हार के साफ संकेत है? बीजेपी अब पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी करेगी, क्योंकि अब चुनाव पूरी तरीके से एक तरफा होता जा रहा है। शायद अमित शाह को भी भनक लग गया होगा और इसके बाद अब वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इस नाम पर वोट मांग रहे हैं। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सोनीपत से कैंडिडेट और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र पवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। दोस्तों हाईकोर्ट ने 25 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा के चुनाव से पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। 3 महीने पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार किया था, यानी ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। सुरेंद्र पवार के वकील मुकेश पन्ना लाल ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जब पवार का नाम किसी एफआईआर में नहीं है तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, दस्तावेज को आधार मानते हुए अब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दोस्तों यानी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई चुनाव से पहले की गई कि कांग्रेस पार्टी को लेकर माहौल बनाया जाएगा कि कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की फंडिंग में एक बड़ी योगदान देने वाले नेता को ही पूरे चुनावी समीकरण से दूर रखा जाएगा। तो भाजपा को लग रहा था कि वो चुनाव में अच्छे समीकरण बना लेंगे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए सुरेंद्र पवार को एक बड़ी राहत मिली है। 25 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला खारिज कर दिया गया है। दोस्तों केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए करारा तमाचा है, एक तरीके से जो कोर्ट में टिप्पणी पहले भी सामने आई थी कि बंद तोते की तरह एजेंसियां काम कर रही है, कहीं ना कहीं फिर से तोते वाली हरकत पकड़ी गई है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए ही कदम उठाया गया था, लेकिन अब लोगों के बीच में साफ स्पष्ट मैसेज पहुंच गया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और पार्टी के कैंडिडेट सुरेंद्र पवार के खिलाफ एक साजिश रची गई थी जो फेल हो गई है। साथ साथ दोस्तों दैनिक भास्कर की ओर से कई सारी सीटों का एनालिसिस किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि पोलिंग से 2 हफ्ते पहले 90 सीटों में से 67 सीटों को लेकर समीकरण साफ हो गए हैं। टिकटों के बंटवारे के बाद अब जब एनालिसिस किया जा रहा है तो दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी 40 से 42 सीटें जीतने की स्थिति में है। 90 में से 67 सीटों का यह हाल है। भाजपा 16 से 18 पर सिमटेगी, इनेलो बसपा 2 से 4 सीटों पर मुकाबले में है। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी 0 से 1 सीट पर मुकाबले में है, यानी कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि अलविदा नायाब सिंह सैनी जी, और इसके बाद वो गाना लगाया गया है दोस्तों कि अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। यानी कांग्रेस पार्टी हरियाणा इकाई की ओर से उसी तरीके से भाजपा को करारा जवाब दिया जा रहा है जिस भाषा में शायद बीजेपी को समझ में आएगा। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ अमित शाह रैली के दौरान दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार सिर्फ टप्पल जारी है। उम्मीदवारी को लेकर नेता
नेता एक दूसरे पर भड़के हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, लोकसभा की सांसद और कई बार बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के पदों पर रही पदाधिकारी, सांसद, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री रही कुमारी सैलजा ने पंचायत आज तक से बात करते हुए कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से अपनी नाराजगी से जुड़े सवाल पर कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो आला कमान को तय करना है। बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर के बीजेपी में शामिल होने के ऑफर पर कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा के जो नेता आज टिप्पणी कर रहे हैं उनके काफी नेताओं से ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन तो मेरा है, मुझे नसीहत ना दे, मुझे अपना रास्ता, मेरी पार्टी का रास्ता तय करना पता है कि कैसे तय किया जाएगा, कैसे रास्ता तय करना है, मैं जानती हूं, हम करेंगे और मजबूती से चलेंगे। भाजपा या कोई और हो, मैं जानती हूं कि किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि कुमारी सैलजा दूसरी पार्टी में जा रही है। इसके बाद जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है दोस्तों, ये पूरी जितने भी प्रोपोगेंडा थे उन सबके लिए ये बहुत बुरी खबर सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये खबर कहां से फैल जाती है पता नहीं, कुमारी सैलजा कभी भी ऐसी सोच नहीं रख सकती है। कुमारी सैलजा की रगों में कांग्रेस पार्टी का खून है। मैंने पहले भी कहा कि जैसे मेरे पिता कांग्रेस पार्टी के तिरंगे में लिपट कर आए थे, वैसे ही कुमारी सैलजा भी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाएंगी। मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, मेरे नेता के प्रति हम पूरी तरीके से कमिटमेंट है। कुल मिलाकर दोस्तों कुमारी सैलजा ने कहा कि हम लोग कभी ना हताश हुए हैं ना निराश हुए हैं, हम लोग अपनी पार्टी को जिताने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए भटकाने वाले बयान बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों कुमारी सैलजा को लेकर भाजपा के लोगों को लग रहा था कि अब एक अच्छा मुद्दा मिल गया है, राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी को दलित विरोधी साबित कर दिया जाएगा, कुमारी सैलजा को साथ में लेकर आकर बीजेपी माहौल बना देगी। लेकिन अब एकमात्र मुद्दा जिस पर बीजेपी के लोगों के पास बोलने के लिए कुछ था वो भी अब कुमारी सैलजा ने छीन लिया है। भाजपा के लोगों के पास अब कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। साथ साथ सोनीपत कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट सुरेंद्र पवार बरी हो गए 25 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर। तो हरियाणा कांग्रेस बोला, कहा भाजपा को करारा संवैधानिक तमाचा मारते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी को ईडी की अवैध गिरफ्तारी से छुड़ाकर बरी कर दिया है। अब 8 अक्टूबर को प्रदेश की जनता तानाशाही का समूल विनाश करेगी। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में रैली करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके का जन सैलाब राहुल गांधी की रैलियों में देखने को मिला, साफ तौर पर राहुल गांधी की बड़ी लोकप्रियता की और एक बड़े संकेत है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस पार्टी को लेकर और मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर जिम्मेदारी मिले तो क्या हरियाणा के सीएम बनना चाहोगे। तो हुड्डा ने कहा कि आप क्या लोकसभा सांसद की जिम्मेदारी को कम समझती है। सवाल का उसी तरीके से जवाब दिया गया है जैसा जवाब दिया जाना चाहिए, यानी मीडिया वाले जानबूझकर खोद खोद कर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं ताकि पार्टी में आपस में भ्रम पैदा हो और एक तरीके से विरोध देखने को मिले, नेताओं में गुटबाजी तेज हो जाए। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक मंजे हुए नेता है दोस्तों, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि क्या आप सांसद की जिम्मेदारी को कभी कम समझते हैं, जिसका जवाब मीडिया वालों के पास नहीं था। तो ये साफ तौर पर उन्होंने सही जवाब दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे बयानों से ही मीडिया के उन लोगों को काउंटर किया जाना चाहिए जो लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करें, जिनका काम ही दिन रात केवल यही होता है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में कई साल तक मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्र में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे और हाल फिलहाल में झारखंड के दौरे के लिए दिन रात नजर आने वाले शिवराज सिंह चौहान नेशनल हाईवे की एक सड़क में बुरी तरीके से फंस गए। दोस्तों पानी का जल जमाव की वजह से गाड़ी का पहिया पानी में धंस गया। आपको बता दें कि कई जगह सड़कों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। नेशनल हाईवे का सीन बताया जा रहा है। इस पर पत्रकार संकेत उपाध्याय बोले, कहा यह किस प्रकार के नेशनल हाईवे है देश के, कहीं गाड़ी उछल जा रही है, कहीं गाड़ी धंस जा रही है, कहीं सड़क खुल जा रही है। आज झारखंड के नेशनल हाईवे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ही फंस गए। हालांकि बाद में उनको इस गाड़ी से निकालकर दूसरी गाड़ी में बिठाया गया। दोस्तों यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी के बड़े बड़े दावों का क्या हाल है, जिन्हें लेकर मीडिया में माहौल बनाया जाता है कि वो बहुत बड़े बहुत विकास करने वाले नेता है। उनकी भी पोल खुल रही है, उनके अपने ही मंत्री की गाड़ी नेशनल हाईवे से नहीं गुजर पा रही है। साथ साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बताया। कहा जो अगले वजीर आलम होने वाले हैं भारत के राहुल गांधी जी, उनको बुलाना चाहता हूं। यानी सीधे तौर पर अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का सबसे दमदार उम्मीदवार मानते हुए विपक्ष के कई नेता खुलकर सामने आ रहे, चाहे संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का मामला हो या फिर फारूक अब्दुल्ला या फिर इससे पहले एमके स्टालिन के द्वारा दिया गया बयान। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति को लेकर एक तरीके से आपस में कॉमन कंसेंसस बनता दिखाई दे रहा है, सहमति बनती दिखाई दे रही है और हो सकता है कि जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो राहुल गांधी के साथ ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग सबसे आगे मजबूती से खड़े रहेंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में कहते हैं कि जब मैं किसी पद पर भी नहीं था उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट का दौरा कर चुका था। अब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए इस दावे के बाद अब भी उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी गरीब थे और चाय बेचते थे। इस तरीके का जो परसेप्शन देश में बनाया गया है वो केवल एक बोगस परसेप्शन है, उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास लाखों रुपए नहीं होंगे तो वो अमेरिका जैसे देश के अंदर 29 स्टेट का कैसे दौरा कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों इस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि अब इनकी गरीबी की मनोहर कहानियां याद कीजिए। चाय वाले का बेटा, माँ घरों में बर्तन मांजती थी, 35 साल भीख मांगी वगैरह वगैरह, ये पूरी दुनिया को मूर्ख समझता है। पत्रकार कृष्णकांत की ओर से ये बातें कही गई है। दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का ये जो दावा था कि 29 स्टेट उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही घूम लिया था, क्या आप मानते हैं कि ये साफ तौर पर अपने आप को एक्सपोज करने वाला बयान है और मीडिया वाले अगर इस पर डिबेट करें या थोड़ा
सा भी शो कर दे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो कॉमन परसेप्शन बनाया गया 2014 के चुनाव से पहले की चाय बेचने वाला ये वो बहुत गरीब थे, बर्तन मांजते थे, 35 साल भीख मांगी है, सारे के सारे प्रोपोगेंडा खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई मीडिया वाला इसे उठाएगा? दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोनिया गांधी को लेकर कंगना रनावत एक बार फिर से भड़काऊ बयान दे रही थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद अभिनेत्री कंगना रनावत ने एक और नया बयान देते हुए सियासी बवाल मचा दिया है। कंगना रनावत ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्ज लेती है और पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को पैसे पहुंचा दिया जाता है। इस तरह वो कांग्रेस पार्टी की झोली भर रही है। सोनिया गांधी ने राज्य के खजाने को खोखला कर दिया है और हिमाचल की ये दुर्दशा कर दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सांसद और नेत्री की ओर से इस तरीके का बयान आने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी सांसद कंगना रनावत पर पलटवार करते हुए कहा कि कंगना मानसिक दिवालियापन का शिकार है। उन्होंने कहा कि वह बिना सिर पैर की बयानबाजी करती है। सोनिया गांधी से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफी नहीं मांगेगी तो फिर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने कंगना रनावत की फिल्म को ब्लॉक कर दिया, इसलिए वे इन दिनों घर पर आई हुई है और घर पर बैठकर बिना सर पैर की बातें कर रही है। आपका क्या मानना है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से बीजेपी की राज्य सरकार राजस्थान सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार की तरह ही ऐसा अभी भी हो रहा है। अयोग्य लोगों को आरएएस बना दिया गया है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अंदर अयोग्य लोगों को भी घुसाया जा रहा है। पेपर लीक के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा की गई टिप्पणी साफ तौर पर राज्य में बीजेपी सरकार को एक्सपोज करती है। दोस्तों राज्य में बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना रखा है। साथ साथ झारखंड के विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की टीम 2 दिनों के दौरे के लिए जब झारखंड पहुंची तो सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपनी बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखी है। दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई सारी मांगे की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सबसे पहली मांग है उसमें राज्य में चुनाव के दौरान आवश्यक पड़ने पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाना चाहिए। इसके पीछे पार्टी ने तर्क दिया है कि राज्य में झारखंड जगुआर, झारखंड सशस्त्र पुलिस और जिला बल के जवान है, यही ये सारे पूरी तरीके से प्रशिक्षित भी हैं। पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान सभाओं में जाति धर्म के नाम पर भाषण देने पर रोक लगाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी शिकायत की गई है। बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेता अगस्त महीने से ही अलग अलग जगह सभाएं कर रहे हैं, वहां पर धर्म जाति का जिक्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि गृह सचिव वंदना दादेल को चुनाव कार्यों से अलग किया जाए, बांग्लादेश घुसपैठियों के पहचान पत्र को रद्द किया जाए, त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मतदान की तिथि घोषित की जाए, कम से कम चरणों में चुनाव करवाए जाए। कांग्रेस पार्टी ने प्रमुख मांगे की अफवाह फैलाने वाले भाजपा नेताओं को झारखंड में आने से रोका जाए, 15 नवंबर के बाद चुनाव करवाए जाए, त्योहार को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तिथि की घोषणा की जाए, कम से कम चरणों में मतदान किए जाए। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर 4.5 साल तक सरकार चलाने वाले दुष्यंत चौटाला मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान मेरी गलती थी कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए था। कुल मिलाकर दोस्तों अब जब उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उनकी पार्टी लगभग खत्म होने के कगार पर है, तो अब वो कहते हैं कि उनको किसान आंदोलन के टाइम में इस्तीफा दे देना चाहिए था। पहले ही लोग इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उनका जगह जगह विरोध हो रहा था, उनको भी समझ में आ गया था कि इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद सत्ता का मोह इस तरीके का था कि वो सत्ता से दूर नहीं हुए। 4.5 साल होने के बाद बीजेपी ने उनको ठुकरा दिया और हालांकि दुष्यंत चौटाला का काम तो पूरा हो गया, उनके पिता जेल से बाहर भी आ गए, भाजपा की 5 साल उन्होंने सरकार भी चलवा दी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि किसान ऐसे नेताओं को जल्दी माफ नहीं करेंगे और यही बड़ा कारण है कि अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति है। साथ साथ दोस्तों अडानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे मोदी के दौरे और उसके बाद अडानी को बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में बांग्लादेश का दौरा किया, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अगस्त 2015 में अडानी ने बांग्लादेश को बिजली देने के लिए डील पूरी कर ली। मलेशिया में 2017 मार्च महीने में नरेंद्र मोदी वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। अप्रैल 2017 में अडानी ने मलेशिया के अंदर मेगा कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी डील को साइन कर लिया। इजराइल में 2018 में मोदी का एक कार्यक्रम होता है, वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। दिसंबर 2018 में अडानी ने इजराइल की कंपनी के साथ मिलिट्री ड्रोन बनाने का काम शुरू कर दिया। सिंगापुर में नरेंद्र मोदी 2018 में जाते हैं, मुलाकात करते हैं। फिर जून 2018 की मुलाकात के बाद जुलाई में ही सिंगापुर की कंपनी ने अडानी पोर्ट्स के साथ 1000 करोड़ का करार कर लिया। फिर श्रीलंका पहुंचे मोदी, वहां के प्रधानमंत्री से मिले। अडानी को श्रीलंका में पोर्ट ऑपरेट करने से जुड़ी डील की खबर भी सामने आ गई। नेपाल में जून 2023 में मोदी का दौरा हुआ। नेपाल सरकार ने बताया कि अडानी यहां एयरपोर्ट बनाएंगे, उसका मैनेजमेंट भी देखेंगे और पब्लिक सेक्टर में निवेश भी करेंगे। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा और अडानी को मिलने वाले प्रोजेक्ट का एकदम से कनेक्शन पूरा दिखाई देने लगा है। इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास के लिए जाते हैं या फिर किसी एक बिजनेसमैन को प्रमोट करने के लिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी ये तंज कसते हुए, निशाना साधते हुए बातें कही कि अडानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखते हैं अडानी ग्रुप की ओर से क्या कुछ कहा जाता है और नरेंद्र मोदी को लेकर उठाए गए सवाल पर भाजपा के लोग क्या कहते हैं। साथ साथ दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंचकुला के बॉर्डर क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पंचकुला पुलिस ने कई जगह पर नाकेबंदी भी की है दोस्तों। एक तरीके से पुलिस के द्वारा नकदी बरामद की गई है, नकदी संदिग्ध लोगों से बरामद की गई है। इससे पहले भी 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से जुड़े हुए एक व्यक्ति
धमकी का बताया जा रहा था। हालांकि पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे एनकाउंटर के विरोध में खड़े हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले मंगेश यादव के फर्जी एनकाउंटर बताते हुए निशाना साधते हुए कई सारे सवाल पूछे थे दोस्तों। अब अखिलेश यादव ने अनुज सिंह को लेकर एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि शोक में डूबी एक बहन के आंसू जो शब्द बनकर सबको झकझोर रहे हैं, लेकिन हृदयहीन व असंवेदनशील लोगों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। सपा के समर्थकों ने कहा कि जहां भी गरीबों पर जुल्म होगा अखिलेश यादव जी आपको उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते दिखाई देंगे। अखिलेश यादव किसी एक जाति नहीं बल्कि सबके लिए खड़े हैं जो इस तरीके के अन्याय से प्रभावित हो रहे हैं। साथ साथ दोस्तों दो तरीके के अटेम्प्टों की बात की गई है। अंशुल सक्सेना नाम के एक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मानसिकता वाले व्यक्ति, उसकी ओर से दो तस्वीरें शेयर की गई है। गुजरात और उत्तराखंड की दोनों में पटरी के ऊपर एक जगह फिश प्लेट रखा हुआ है तो दूसरी जगह आयरन का पोल रखा हुआ है, जिससे ट्रेन को डिरेल करने की एक साजिश की भनक मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अंशुल सक्सेना दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा अटेम्प्ट चल रहा है भारत के अंदर ट्रेन को डिरेल करने के लिए। इस पूरे मामले पर दोस्तों जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो अलग अलग तरीके की थ्योरियां सामने आ रही है। गुजरात के अंदर ये जो फिश प्लेट ट्रैक के ऊपर रखा गया है रेलवे ट्रैक के ऊपर, इसे लेकर खुलासा हुआ है कि इस पूरी कंस्पिरेसी में, इस पूरी साजिश के अंदर जो व्यक्ति शामिल था उसका नाम सुभाष कुमार है, जो खुद लोको पायलट के तौर पर काम करता है। सुभाष ने खुद से यह पूरी साजिश रची ताकि उसको प्रमोशन मिल जाए, उसको अच्छे काम के लिए तारीफ मिल जाए और उसके अलर्टनेस को लेकर जगह जगह चर्चा हो जाए। इसके बाद जो दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की बताई जा रही है जहां पर ट्रैक के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर पोल रखा हुआ है दोस्तों, इसमें दो लोग पकड़े गए हैं, एक संदीप चौहान और दूसरा वीरेंद्र सिंह। ये दोनों के दोनों ड्रग एडिक्ट हैं, यानी नशेड़ी हैं और खंबा चुराने की कोशिश कर रहे थे, लोहे का पोल चुराकर बेचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस दौरान ही ट्रेन आ जाती है तो ये पटरी पर उस पोल को रख देते हैं। अब जब डिटेल में जानकारी सामने आ गई है दोस्तों तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा ध्वस्त हो गया है। और उत्तराखंड के अंदर अगर एक ड्रग्स एडिक्ट इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो फिर सवाल यह है कि उत्तराखंड में ड्रग्स कहां से आ रहे हैं भाजपा सरकार में कि लोग नशेड़ी बन रहे हैं। और अब ये जो गुजरात का मामला जिसमें लोको पायलट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो प्रमोशन लेना चाहता था, फिर तो इससे पता चल रहा है कि लोको पायलटों को टाइम से प्रमोशन नहीं मिल रहा होगा, शायद इसीलिए इस स्तर पर उतरना पड़ रहा है। हालांकि ये आपराधिक मामले हैं तो सारी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए इन तीनों लोगों के खिलाफ। साथ साथ हरियाणा में 10 साल सरकार चलाने के बाद देश के गृह मंत्री कैसे मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, लोग इस पर अभी भी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों। अमित शाह टोना रैली में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हरियाणा रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, शैलजा का अपमान किया गया तो लोगों ने कहा कि 10 साल तक सरकार आपने केंद्र में चलाई, हरियाणा में चलाई, क्या आपके पास अब दूसरा कोई मुद्दा नहीं है वोट मांगने के लिए? क्या भाजपा हार मान चुकी है? साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाषण देते हुए कहते हैं कि झारखंड की ये सरकार आई तो जल जंगल जमीन के नाम पर, लेकिन गरीब आदिवासी लोगों को जल जंगल और जमीन पर किसी ने कब्जा किया तो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार करते हुए कहा कि 22 लाख एकड़ का लैंड बैंक बनाकर झारखंड में जमीन की महालूट करने वाले लूटस गैंग के सरगना कुछ भी बोल रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो हाथी उड़ाने वाले से पूछ लीजिए। देश की सारी संपत्ति तो बेचने पर ही तुली है भारतीय जनता पार्टी, इनका बस चले तो धन्ना सेठों को पूरा देश ही बेच डाले। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के पुराने इतिहास को रिपीट करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। साथ साथ दोस्तों अडानी और नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को लेकर मिल रही क्रोनोलॉजी की रिपोर्ट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि 2015 से भाजपा को बांग्लादेशियों से इतना प्यार है कि ऑस्ट्रेलिया के कोयले का धुआं झारखंड की जनता खा रही है और पूरी बिजली बांग्लादेश जा रही है। यही भाजपा का बांग्लादेशी प्यार है, यानी ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाया जा रहा है और बिजली का प्रोडक्शन झारखंड में चल रहा है और बिजली बांग्लादेश में भेजी जा रही है और झारखंड के लोग प्रभावित हो रहे हैं जबकि उनको फायदा इससे कुछ नहीं मिल रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह दावा है। साथ साथ केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो विवादित बयान दिया गया था, इस पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई फाटक के पास जाकर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक शूटिंग रेंज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रेलवे निशानेबाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए बता दिया है कि राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ साथ दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी जहां पर एक और चुनाव लड़ने को लेकर अपने गठबंधन बनाने और मैदान में उतरने की तैयारी लगभग पूरा कर चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी भी अब आजसू पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 12 से 14 सीटों पर आजसू पार्टी दावेदारी कर रही है। नवरात्रि में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। साथ साथ दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी को रिकॉग्नाइज पहचानने से मना कर दिया। दरअसल कार्यक्रम में दोनों नेता मौजूद थे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति सवाल पूछते हैं कि अगला कौन, उनको याद ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी इसमें भाषण देंगे। इस पर नरेंद्र मोदी हंसने लगते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर दावा किया जाता है कि वो चीजें भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो मौजूद है वो एक छोटी कंट्री से आते हैं, छोटे से पॉपुलेशन वाली कंट्री से आते हैं। क्या तंज कसा गया है भारत के ऊपर दोस्तों, या फिर एक तरीके से भूल जाने के नाम पर नरेंद्र मोदी का अपमान करने की कोशिश की गई है? आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। मीडिया वाले तो इसे कह रहे हैं कि वो भूल गए होंगे इसलिए इस तरीके की बातें की गई है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो उड़ीसा में चुनकर आए हैं संबलपुर से, वह एक कार्यक्रम के दौरान कुर्सी पर बैठे हुए जबकि उनके आसपास के लोग खड़े हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जय नारायण अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जबकि उड़ीसा में इस समय राज्य का जो स्टेट एंथम होता है वो बज रहा था, राज्य गीत बज रहा था, जिसका
उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा के नेता का अहंकार इस तरीके का था कि लोग खड़े थे और वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। अब देखना है कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से भाजपा के लोग जवाब देते, क्योंकि उड़ीसा में यह अस्मिता का मामला है कि राज्य के गान के दौरान एक भाजपा का नेता खड़ा होने को तक तैयार नहीं है। साथ साथ दोस्तों क्षत्रिय समाज सीएम से क्यों नहीं सवाल पूछता, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा है। दरअसल दोस्तों अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के मामले को लेकर ये पूरी अपडेट है, जिसमें सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट मांगी जा रही है और एसटीएफ के सिपाही और दरोगा जिन्होंने एनकाउंटर में शामिल थे उनकी भी जांच होनी चाहिए, मांग की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो जाएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।